बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूं हिना आदिल। नाज़रीन, साले 9 का पहला सूरज तो तुलू हो चुका। क्या हिंसे की तब्दीली के साथ माजी के अजाब में कुछ कमी होगी या नए साल में कौम नए सदमात और नए नए खेल तमाशों के लिए तैयार रहे? आम इंतखाबात का नकारा तो बच चुका है। जिस तरफ भी देखिए एक दौड़ सी जारी है, शायद बहुत कुछ पाने की दौड़, मगर उम्मीदवार ताहाल हल्कों में जाने से गुरेजा क्यों है? सवाल यह है कि इंतखाबात वाले दिन सियासी जमातें वोटर दरामद करेंगी या मुस्तार लेंगी? आइंदा इंतखाबात के नताइज कुछ भी हों, इख्तिदार किसी के भी हत्थे लग जाए, सियासी पंडितों का कहना है कि इस बार इलेक्टेबल्स की धूल भी उड़ती नजर आ रही है। खुद को नाकाबिले तस्खीर और गेम चेंजर तस्वुर करने वालों का भी ये मुगालता दूर हो जाना चाहिए कि उनका इंतखाबी मैदान में आना ही कामयाबी की जमानत नहीं। अगर ये सभी नाकाबिले शिकस्त हैं तो पार्टियां और वफादारियां क्यों तब्दील करते हैं? अगर इनके हलकों के वोट इनकी जेबों में हैं तो ये इलेक्शन जीतने के लिए खजाने क्यों लौटाते हैं? ये सभी अवाम को तो बेवकूफ बनाते ही आए हैं, लेकिन इससे भी बड़ा कमाल ये है कि अपने बारे में इंतहाई मौसर प्रोपेगेंडा करते चले आए हैं कि वो हर पार्टी की जरूरत है। नाज़रीन, आज की बात यह है कि ताहियात नाअहली केस कल समाअत के लिए मुकर्रर और टिकटों की तकसीम, नून लीग तज़ब्ज़ुब का शिकार, नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। सवाल यह है कि ताहियात नाअहली का फैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों एक साथ चल सकते हैं और टिकटों की तकसीम में हर बार नजरियाती कारकुन ही क्यों नजरअंदाज? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज हम बात करेंगे कागजात नामजदगी का इम्तिहान, कितने उम्मीदवार पास, कितने फेल। इलेक्शन कमीशन ने कागजात मंजूर या मुस्तरद किए जाने की तफसीलात जारी कर दी। अपीलें दायर करने का मरहला शुरू हो चुका। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। सवाल यह है कि पीटीआई इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बजाय डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से क्यों रुजू कर रही है? और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कि बल्ला मिलेगा या नहीं, सुनवाई कल होगी। इलेक्शन कमीशन की ज़िमनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई का यह कहना है कि इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। इंतखाबी निशान ना मिला तो प्लान ए बी सी मौजूद है। सवाल यह है कि अगर बल्ले का निशान ना मिला तो क्या पीटीआई के वोट बैंक पर यह फैसला असरअंदाज होगा? इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, नज़ीर लगारी साहब और हमें ज्वाइन करेंगी शनीला अम्मार साहिबा। मैं आपसे आगाज़ करूंगी सलमान आबिद साहब, जिस तरह से एक अहम फैसला जो है वो कल होना है, ताहियात नाअहली बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था। तो प्रैक्टिस इन प्रोसीजर एक्ट का जो फैसला है उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या देख रहे हैं आप? क्या आसानी होगी कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए या फिर नहीं? नहीं, आसानी होगी क्योंकि बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो नाअहली वाला मामला है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा से इसको चैलेंज करते रहे हैं कि किसी भी सियासतदान को ताहयात नाअहल नहीं किया जा सकता, उसकी मुद्दत होनी चाहिए। और जैसे आपने कहा कि इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम हुई कि ये मुद्दत 5 बरस की होगी, तो ऐसे ही लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को भी इसमें रिलीफ मिल जाएगा, जहांगीर तरीन को भी रिलीफ मिल जाएगा और बहुत से लोगों को भी रिलीफ मिल सकता है जिनको ताहयात नाअहली का सामना करना पड़ा या ताहयात नाअहली की तलवार लटक रही है। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि कल का जो फैसला है वो ताहयात नाअहली के खिलाफ ही होगा और ये चीजें इसी तरीके से आगे चलेंगी और ये लोग इलेक्शन लड़ सकेंगे। अब दूसरी बात यह है कि जो बात आपने अपने इंट्रो में उठाई है और मैं उस पर बार बार बोलता भी हूं और लिखता भी हूं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 2024 में भी एक बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ में दाखिल होने जा रहा है और यही पॉलिटिकल क्राइसिस जो है एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ भी लेके जाएगा और एक सिक्योरिटी या स्टेट क्राइसिस की तरफ भी लेके जाएगा। उसकी वजह यह है कि इंतखाबात जो है वो किसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जा रहे, नंबर 1। नंबर 2, ये इंतखाबात किसी को 2/3 मेजोरिटी भी देने वाले नहीं है और ये भी लग रहा है कि जैसे सिंपल मेजोरिटी भी शायद किसी को मिल सके। एक कोलिशन गवर्नमेंट बनने की तरफ हम जा रहे हैं। अब कोलिशन गवर्नमेंट से बनने से हमारी मुराद ये है कि एक कमजोर हुकूमत होगी जो चंद वोटों की बुनियाद पर खड़ी होगी और जहां सूबों के अंदर मुख्तलिफ जमातों की हुकूमतें होंगी। तो इसका मतलब है जो इस वक्त का चैलेंज है पाकिस्तान का, सियासत का और मईशत का और सिक्योरिटी का और स्टेट का, उसके अंदर भी बड़े फैसले शायद नहीं हो सकेंगे क्योंकि हमारा तजर्बा ये बताता है कि जब भी कोलिशन गवर्नमेंट्स आती हैं जो चंद वोटों की बुनियाद पर खड़ी होती हैं और जिनका रिमोट कंट्रोल सियासी कुव्वतों के मुकाबले में किसी और के पास होता है, तो वो बड़े मेगा रिफॉर्म्स या जो जिसे कहते हैं एग्रेसिव रिफॉर्म्स नहीं कर सकते जो हमारी जरूरत बनते हैं। मसलन आप ताजरों पे बहुत बड़ा टैक्स नहीं लगा सकते, आप सनतकारों को किसी कानूनी शिकंजे में नहीं ला सकते,
आप एफबीआर की इस्लाह नहीं कर सकते, आप पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी की रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे, जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे, तो आपको काफी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो बज़ाहिर तो ये लगता है कि ये इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, इसके ये मुतनाज़ा भी हैं, और इसके साथ साथ मुतनाज़ा के साथ साथ ये आगे का मसला भी हल नहीं कर पाएंगे, और लगता यह है कि हम सब जो है एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। यानी आप देखिए ना, अब जुडिशरी का मुकाबला इलेक्शन कमीशन के साथ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि अदालतें हमारे कामों में मुदाखलत कर रही हैं। लोग जो है वो भाग भाग कर अदालतों की तरफ जाते हैं रिलीफ लेने के लिए, क्योंकि जब उनको रिलीफ नहीं मिलता तो वो जाएंगे किसी ना किसी अदालत की तरफ, वहां से बात होगी। वहां हालत यह है कि फैसला हक में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, फैसला खिलाफ आ जाए तो फिर वही अदालतें बहुत बुरी हो जाती हैं। फिर इसी तरीके से जो आज आपने देखा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मुनीजा जहांगीर ने की है, उन्होंने भी बड़े सीरियस सवालात उठाए इंसानी हकूक के हवाले से जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, और फिर जिस तरीके से कागजात मुस्तरद हुए हैं। यानी ये देखिए ना, इस बात में तो कोई शुबा नहीं कहता है कि अगर कोई बंदा कन्विक्ट हो जाए उसको तो आप इंतखाबात से रोक सकते हैं, लेकिन अगर अभी कन्विक्शन नहीं हुई है और वो लीगल प्रोसेस के अंदर है, उनके मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, वो जेलों के अंदर हैं, तो उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन यहाँ बहुत से लोगों के हमने देखे जो कागजात मुस्तरद हुए हैं, जिनकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन उसमें एक वजह यह भी है कि उनके ऊपर 9 मई के जो मामलात हैं उसके बाद उनके ऊपर अताब आया है। तो अब ऐसे सिनेरियो के अंदर जब हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, सरदार अख्तर बेंगल कुछ कह रहे हैं, एमक्यूएम कुछ कह रही है, मुस्लिम लीग नून कुछ कह रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ कह रही है, फजलुर रहमान साहब के ऊपर जो कल वाकया हुआ, यानी उनके किसी जो गाड़ियों के ऊपर जिसमें खुद वो नहीं थे, लेकिन ये इंडिकेशन दे रहा है कि जैसे हम इलेक्शन के अंदर जो है काफी मसाइल अपने साथ बैगेज लेके जा रहे हैं, और जब ये बैगेज लेके जाएंगे तो फिर आगे भी कोई बैगेज ही बनेगा। मैं तो नहीं देख रहा कि चीजें रिजॉल्व होंगी, मैं तो एक बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ आपको अपना इंटीमेट कर रहा हूं कि लगता अच्छा। यह है कि हम और मसाइल का शिकार होंगे। ठीक है शनीला साहिबा, आपको क्या लगता है जो ताहियात नाहली बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट है वो दोनों एक साथ नहीं चल सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी वाजे कर दिया है, तो क्या लग रहा है कि कल जो है वो क्या फैसला आने वाला है, एक्सपेक्टेड क्या है आपके ख्याल में और चांसेस क्या है? शनीला साहिबा गालिबन मुझे सुन नहीं पा रही हैं। सलमान अभी साहब, और एक दूसरा मामला जो है जो सेकंड राउंड है वो हम टिकटों की तकसीम के हवाले से अगर बात करें तो नून लीग जो है इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई दे रही है। हमेशा से ऐसे होता है कि जब भी टिकटों की तकसीम होती है हर बार नजरियाती जो कारकुन है वो नजरअंदाज हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, टिकटों की तकसीम के ऊपर बड़ी सियासी जमातों में हमेशा से इख्तलाफात रहते हैं, और हर एक को मैनेज करना, हर एक को खुश करना, हर एक को राजी करना इतना आसान नहीं होता। फिर अब आप देखिए कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर 3 तरह के दबाव हैं। एक दबाव वो है जो लोग पीटीआई छोड़कर आए हैं उनको भी टिकटें देनी है, और वो इसी बुनियाद के ऊपर पीटीआई छोड़ के आए कि उनको टिकटें देंगे। फिर मुस्लिम लीग काफ के लोगों को टिकटें देनी है जिन्होंने उनका साथ दिया है, और अब उनके ऊपर एक इजाफी बोझ जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का डाल दिया गया है कि इनके भी 14-15 एमएनए हैं, कोई 10-12 के करीब या 15-20 के करीब एमपी हैं, उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने उम्मीदवार खड़ी ना करे, उसकी वजह से भी टिकटों की तकसीम के ऊपर मसले पेश आ रहे हैं। तो पीएमएलएन को लार्जली इस वक्त एक बड़ी पार्टी है और ज्यादा लोग उनकी टिकट के भी ख्वाहिशमंद होंगे, तो इसलिए उनको भी मुश्किल पेश आ रही है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। क्योंकि जो नजरियाती कारकुन जिनकी आपने बात की है, जो असल कारकुन होते हैं, ये तो हर दौर के अंदर हर सियासी जमात के अंदर जो है ना उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके मुकाबले में जो हैवी वेट होते हैं या जिनकी अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो पार्टियां बदल कर आते हैं और इलेक्टेबल्स के नाम के ऊपर वो टिकटें लेने में कामयाब हो जाते हैं। अब आप अब भी देखिएगा कि बहुत से इलेक्टेबल्स जो हैं जो पीपल्स पार्टी को या पीटीआई को छोड़कर अब शामिल हुए हैं पीएमएलएन के साथ, या मुस्लिम लीग काफ को छोड़कर शामिल हुए हैं, उनको टिकटें मिलेंगी। तो ये कल पीटीआई के साथ भी ये हुआ, पीटीआई के भी नजरियाती लोग जो है वो पीछे रह गए और ये जो इलेक्टेबल आए थे साउथ पंजाब से उन सबको टिकटें देनी पड़ी थी। तो यकीनी तौर पे मुस्लिम लीग नून को भी टिकटों की तकसीम के हवाले से कुछ मसाइल का सामना तो है। सही। शनीला साहिबा आप सुन पा रही हैं मुझे? शनीला अम्मार साहिबा आप सुन पा रही हैं मुझे? शनीला साहिबा मुझे नहीं सुन पा रही हैं। सलमान आबिद साहब, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे इलेक्टेबल्स की, एक बार फिर से हमें धूल उड़ती दिखाई दे रही है। तो इलेक्टेबल्स हमेशा से खुद को नाकाबिले तस्खीर और गेम चेंजर तस्वुर करते हैं, तो ये मुगालता उनका दूर नहीं हो जाना चाहिए कि इंतखाबी मैदान में आना ही जो वो कामयाबी की जमानत नहीं होता?
पिछले जो जून में इंतखाबात हुए थे, जून जुलाई में जो पंजाब के 20 नशिस्तों पे ज़मीनी इंतखाबात हुए थे, उसमें तो ये सारे के सारे इलेक्टेबल्स हार गए थे पीटीआई के मुकाबले में। लेकिन अब भी बहुत से लोग ये कहते हैं, और आपने भी अपने इंट्रो में इसका इशारा किया है, कि शायद इलेक्टेबल्स को इस दफा काफी मुजामत का सामना है, क्योंकि जो लहर बनी हुई है, जो मोमेंटम बना हुआ है, वो एंटी इलेक्टेबल्स है, क्योंकि लोग भी अब तंग आ गए हैं। ये डिजिटल मीडिया की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, नौजवानों की दुनिया है। वो ये देखते हैं कि एक वक्त में ये बंदे एक जमात के अंदर होते हैं, दूसरे वक्त में दूसरी जमात में चले जाते हैं, तीसरे वक्त में तीसरी जमात में चले जाते हैं। इनका कोई असूल नहीं होता। सियासी जमातों पर, हमारे सियासी निजाम पर बोझ बने हुए हैं, और खुद जो हमारी सियासी जमातों की क़यादत है, वो भी इस सिस्टम के साथ नाला नजर आती है कि इलेक्टेबल्स को हमें जैसे कड़वी गोली के तहत टिकटें देनी पड़ती हैं। अब ये देखेंगे कि नौजवान कितनी बड़ी तादाद में इन इलेक्टेबल्स के साथ खड़े होते हैं, या इन इलेक्टेबल्स को मुस्तरद करके एक नए लोगों को सामने लाते हैं। लगता यह है कि ये इंतखाब अगर सही तरीके से होता है तो इसमें इलेक्टेबल्स को काफी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है रजी साहब, जिस तरह से हम अगर बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली केस जो है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर है, और अगर हम याद करें तो ये रिमार्क्स थे अदालत के कि ताहियात नाअहली बारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट जो है दोनों एक साथ नहीं चल सकते। क्या फैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फैसला है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या लगता है, मियाँ साहब अहल हो जाएंगे, या फिर उन्होंने यही कहना है कि मुझे क्यों बुलाया? देखिए, उन्होंने तो अभी तक ये नहीं कहा कि मुझे क्यों बुलाया। ये पीटीआई के सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है, जो कि आपके भी सर पे चढ़ के बोल रहा है। लेकिन ये है कि लेकिन ये देखिए कि मसला ये है कि दो कवानीन हैं, क्या दो कवानीन नहीं कह ले, दो हमारे सामने चीजें हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जी हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स के अंदर कहा है कि नहीं, जो नाअहली होती है वो ताहियात होती है, जबकि पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया है जिसके तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक महदूद कर दी गई है। तो अब देखना है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो चलता है या पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम करार पाती है। लेकिन जो अभी फिलहाल ट्रेंड नजर आ रहा है, गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने ऑर्डर लिखा और उन्होंने फरमा दिया कि ये ऑर्डर मुअस्सर बमाज़ी होगा। अच्छा, वो ज़ाहिर है कि वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, वो सरकार के ख़जाने से तनख्वाह लेते हैं, और वो अकेले साहब जो हैं उनका हुक्म मुअस्सर बमाज़ी होगा। लेकिन 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदा जो पार्लियामेंट है, उसका कोई कानून मुअस्सर बमाज़ी नहीं हो सकता। ये इसी अदालत का फैसला है। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना जी, बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए डिस्क्रिपेंसी है, या ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात को अपनी गोद में गिरा लेने की या अपने हाथ में ले लेने की, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, मुझे माफ किया जाए, जो ये हवा चल छोड़े नहीं, सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये जो है कि ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात हम इस्तेमाल करेंगे और हम किसी के सामने जवाबदेह नहीं होंगे। पार्लियामेंट तो चले जवाबदेह होती है ना, उससे तो मेंबरान को 5 साल बाद जाना पड़ता है लोगों के पास और जाके लोगों से दोबारा नया फ्रेश मैंडेट लेना पड़ता है, लेकिन ये और फिर अदालतों को भी भुगतना पड़ता है। लेकिन जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने अपने ऑर्डर के अंदर लिखवा दिया है, उसके लिए तो वो किसी को जवाबदेह नहीं है, मासिवाय इसके कि उसके खिलाफ आप अपील में बड़ी अदालत में चले जाए, और अगर अदालत का दिल करे तो वो उस अपील को सुन ले, वरना वो 8-8 10-10 साल ना सुनी जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि स्पेकुलेट करने की बजाय हमें इंतजार कर लेना चाहिए। कल 7 रुकनी बेंच है, वो बैठेगा, देखें वहां पे कौन से आर्गूमेंट जो हैं वो डोमिनेट करते हैं, और जो आर्गूमेंट डोमिनेट कर गए उनके हवाले से फैसला आ जाएगा। तो फिर देखेंगे कि कौन क्या कहता है, मुझे क्यों बुलाया या मैं तो आया। मजे की बात ये है कि पहले हमारे तजिया निगार इस बात के ऊपर दुखी थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस क्यों नहीं आते, और जब वो वापस आ गए हैं तो अब इस बात पे दुखी हैं कि वो वापस क्यों नहीं जाते। तो अब इनको भी थोड़ा सा सब्र देना पड़ेगा हमें आपस में मिलके। ठीक है शनीरा साहिबा, कल सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है, क्या देख रही हैं? एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फैसला आ चुका है उसको मद्देनजर रखते हुए कल कोई रिलीफ मिल जाएगा या नवाज शरीफ साहब को? एक बात तो यह कि हिना, मैं शुरू से किसी भी सियासतदान की ताहियात नाअहली के सख्त खिलाफ हूँ। देखें, अदालत कौन होती है एक सियासतदान को
तमाम जिंदगी से रोकने के लिए कि वो अवाम में ना जा सके। ये अवाम का फैसला है कि 5 साल अगर एक नाअहली की मुद्दत है उसके बाद वो अवाम में जाए और अवाम फैसला करे कि क्या जो अदालत से उसको सजा मिली है वो उसको मंजूर करते हैं कि नहीं करते हैं। एक तो पर्सनल स्पेसिफिक होके ये कानून साजी की जो तशरीह की गई थी 62(1)(f) के तहत, एक तो जो आमिर की शामिल की हुई शिकें हैं, जो सादिक अमीन, मुझे बताएं कि सादिक और अमीन हमारे नबी के अलावा क्या कोई और शख्स उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर सकता? नहीं, सब लोगों में कोई ना कोई खामियां या गलतियां होती हैं। एक शख्स जो 3 टाइम का वजीर आजम था उसको आपने नाअहल किया, ताहयात नाअहल किया बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, और उस केस में जो नैब में जाके बिल्कुल फारिग हो गया था। अब जब ये केस पहले चल रहा था तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह के बड़े अच्छे रिमार्क्स है इसके ऊपर। उन्होंने पूछा कि अगर कोई सियासतदान कत्ल करता है तो नाअहली कितनी है? 5 साल। अगर कोई सियासतदान किसी बच्चे के साथ ज्यादती करता है, नाअहली कितनी है? 5 साल। लेकिन जहां पे आपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर या असासे छुपाने के ऊपर या कोई टैक्स की थोड़ी बहुत चोरी के ऊपर पूरी जिंदगी के लिए उस पर इल्जाम लगा के उसको सियासत से निकाल दिया, तो एक तो ये कानून साजी बिल्कुल गलत थी। ये सिर्फ उस वक्त की गई थी कि एक लाडले को लाना था, हुकूमत के अंदर हाइब्रिड रिजीम कायम करनी थी, उसके लिए ये कानून ये नाअहली की गई और फिर उसकी अपनी मन मर्जी की एक तशरीह की गई। अच्छा, जो जस्टिस बंदियाल थे वो उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने तशरीह की, लेकिन वो खुद भी इस ताहयात नाअहली के खिलाफ थे। तो ये तो तमाम जो जजेस हैं उनको बाद में एहसास होना शुरू हो गया था कि हो सकता है कि ये हमारे लाडले के भी कोई भी 62(1)(f) के तहत नाअहल हो जाए तो वो भी ताहयात नाअहल हो जाएगा। तो शायद उस वक्त जस्टिस बंदियाल सोचना शुरू हो गए थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। जहां तक बात है जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास जो अदालत में ये केस चला गया है, ये बात याद रखें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला दिया उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना। तो अगर पार्लियामेंट कानून साजी कर गई है, उसके अंदर वो लिख गई है कि जी ये 5 साल नाअहली है, इसकी एक्ट बना गए, तो पार्लियामेंट का जो कानून है उसको लागू होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, अदालत का काम नहीं है कानून साजी करना। यहाँ पे अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट कभी ट्रायल कोर्ट बन जाती है, कभी वो पार्लियामेंट का काम करने लग जाती है, कभी वो हुकूमतें गिराने और बनाने लग जाती है। इदारे अगर अपनी हदूद में रह के काम करें तो मेरा ख्याल में कि मुल्क के अंदर ये मसाइल भी ना हो कि जैसे वो सलमान आबिद साहब कह रहे थे कि जी इलेक्शन मुतनाज़ा होने जा रहे हैं, तो 1977 से यहाँ पे इलेक्शन हो ही मुतनाज़ा रह गए हैं। कोई इलेक्शन ये बता दे कि जो मुतनाज़ा नहीं है, हर इलेक्शन के ऊपर किसी ना किसी को एतराज होता है। 2018 इससे भी ज्यादा मुतनाज़ा था कि जब आपने एक वजीर आजम को अकामे के ऊपर नाअहल कर दिया, उसकी बेटी को जेल में डाल दिया, उनके भाई जो थे उनको आपने जेलों में डाल दिया, भतीजा जेल के अंदर चला गया, वो उनकी पार्टी के लोगों को, तलाल चौधरी को जो था नाअहल कर दिया गया, नहाल हाशिमी को नाअहल कर दिया गया, और भी बहुत से जो दानियाल चौधरी अजीज को नाअहल कर दिया गया। उस वक्त भी महकमा ज़राअत का नाम लिया जाता था, उस वक्त भी लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे होते थे। तो ये सिस्टम के अंदर जो ये सारी खराबियां ना, हमें अगर शुरू से आवाज उठा रहे हों तो आज ये सिस्टम काफी हद तक तब्दील हो चुका होता, लेकिन पिक एंड चूज की गई थी। 2018 में बहुत से तजिया निगाह जो आज बड़ा ट्विटर के ऊपर आकर शोर डाल रहे हैं कि निजाम एक्सपोज हो गया, निजाम में बड़ी खामियां नजर आ गई। अगर 2018 में ये आवाजें उठाई होती हमारे साथ मिलकर तो आज शायद ये निजाम जो है ना इतना ज्यादा एक्सपोज ना होता, बल्कि बेहतरी की तरफ जा रहा होता। सही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स की बात की तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा सवाल हम रख कर जाएंगे कि हमेशा टिकटॉक की तकसीम के मामले में नजरियाती कारकुन ही क्यों नजरअंदाज हो जाता है। अपने पैनलिस्ट की इस पर राय जानेंगे इस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टिकटॉक की तकसीम के हवाले से। इस वक्त नून लीग खासी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। अगर देखा जाए तो कोई भी सियासी जमात हो, हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी टिकटॉक की तकसीम होती है हर बार नज़रियाती कारकुन नज़रअंदाज किए जाते हैं। रजी साहब, इसकी क्या वजह है? शनीला साहिबा। देखें हिना, ये बड़ी बदकिस्मती है इस पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की कि यहाँ पे जो सियासी वफादारी निभाने वाले होते हैं उनको वो सिला नहीं मिल रहा होता, और ये हर पार्टी के अंदर ये चीज़ें जो है वो नज़र आ रही होती हैं।
चाहे वो पीटीआई हो, जहां पे जो उमर सरफराज चीमा थे, सारी पूरी 5 साल वो कहीं पे नजर नहीं आए, लेकिन आखिर में जब मुसीबत पड़ी तो उनको गवर्नर पंजाब बना दिया गया। लेकिन उससे पहले एक दूसरी पार्टी से आने वाले चौधरी सरवर को गवर्नर पंजाब जो था वो बनाया गया हुआ था। इसी तरह गौहर खान जिनको पार्टी का चेयरमैन बनाया गया, उनका पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो भी 2022 के अंदर पार्टी के अंदर आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत का नाम किसी को नहीं पता था, लतीफ खोसा पीपल्स पार्टी से आए और आज करता धरता बन गए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर भी बहुत से जो लोग हैं जो उनके नहीं थे उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन नवाज लीग के अंदर जो इशू चल रहा है टिकटों का लेके, उसमें देखें जो नवाज शरीफ का सपोर्टर है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो हमें 2022-17 जुलाई को भी नजर आया था कि जब हमजा शहबाज शरीफ को 20 दिया था वोट और उसके बाद वो नाअहल हुए थे और उनकी इलेक्शन दोबारा हुए थे उनकी सीटों के ऊपर, तो उन तमाम लोगों को टिकट दी गई थी। तो वहां पे वोटर ने रिएक्ट किया था और जो पुराना उनका वर्कर था वो आजाद खड़ा हुआ था, तो वोट तकसीम भी हुए थे। तो नवाज लीग को सोचना चाहिए कि जो हमारा वोटर सपोर्टर है अब वो शऊर की सतह पे आ चुका हुआ है कि वो आपकी इन चीजों को पसंद नहीं करेगा। जैसे तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर के जो हल्के का मसला चल रहा है, तो जो नवाज लीग का सपोर्टर था उसने काफी अरसा कैंपेन ट्विटर के ऊपर चलाई कि हम तलाल चौधरी के अलावा किसी और का एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप तलाल चौधरी के हल्के में चले जाएं, वहां से जाके लोगों को पूछे तो वो भी ये बात कर रहे हैं कि जी तलाल चौधरी को अगर टिकट नहीं दिया तो हम अपना टिकट जाया कर देंगे। और तलाल चौधरी जो है उनकी जो कुर्बानियां वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, 5 साल नाअहल रहे हैं नवाज शरीफ साहब के लिए और हर फोरम पे उनको आके सपोर्ट करते रहे। फिर दानियाल अजीज साहब का जो मसला चल रहा है एहसन इकबाल साहब के साथ, एहसन इकबाल साहब अपने बेटे को टिकट देना चाह रहे हैं, दानियाल अजीज को इग्नोर किया जा रहा है वहां पे। ये मसाइल नहीं होने चाहिए। हमेशा उन लोगों को जिन्होंने आपके लिए कुर्बानियां दी हैं, जो हर मुश्किल वक्त में आपके साथ रहे हैं, उनको टिकट दे, बजाय इसके कि जो टर्न कोड दूसरी जगह से आते हैं, इलेक्टेबल्स होते हैं, उनको टिकट दे दी जाती है। हमें अगर इलेक्टेबल की सियासत इस मुल्क में खत्म करनी है, अगर हमें धौंस धांधली वाली हट दर्मी वाली सियासत को खत्म करना है, तो हमें इन लोगों की इलेक्टेबल की सियासत से निकलना होगा, नए लोगों को भी सामने लेके आना होगा और अपने वर्कर्स को भी सपोर्ट करना होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी इस सिस्टम को इवॉल्व होने में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सियासी जमातें अगर अभी से कदम उठाएंगी तो शायद आगे जाकर कुछ बेहतरी हो जाए। मैं यहाँ पे बिलावल भुट्टो साहब की तारीफ करना चाहती हूँ कि जो बुनेर से उन्होंने हिंदू कम्युनिटी की एक खातून को टिकट दिया है, ये बहुत अच्छा इकदाम है उनका कि वो एक नया चेहरा और वो भी अकलियती और वो भी फीमेल सामने लेके आए हैं। ठीक है, लगाई साहब आपको क्या लगता है क्या वजह है कि हर बार टिकटों की तकसीम जब होती है तो नजरियाती कारकुन जो है उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है? इस बार भी सियासी पंडित तो यही कह रहे हैं कि इलेक्टेबल्स की धूल उड़ती दिखाई दे रही है उन्हें, तो ये सिलसिला कब बंद होगा पाकिस्तान में? ये सिलसिला पाकिस्तान की सियासत जब तक यही हालात रहेंगे तो बंद ही रहेगा और नजरियाती कारकुन नहीं रहेंगे। आपने देखा कि अब पार्टी के साथ पीटीआई के साथ कौन खड़ा है? हामिद खान खड़े हैं जो कभी भी इनके साथ नहीं थे और जिनको बिल्कुल बुरी तरह नजरअंदाज किया गया, वो खड़े हुए उनके साथ। और बाहर से आए हुए लोग खड़े हैं, जो पार्टी के अंदर लोग थे वो एक एक करके भाग गए थे। तो अब नजरियाती कारकुन की किसी भी पार्टी में गुंजाइश कम ही है। जैसे ये कहा है आपने, यहाँ सिंध में भी कई टिकट पीपल्स पार्टी ने ऐसे लोगों को दिए जो कभी भी इलेक्शन लड़ने के लिए उनके पास अखराजात नहीं होने थे। सेनेटर बनाया कृष्णा कुमारी को, वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट थी, उनको उन्होंने बनाया। ये बहरहाल किसी न किसी हद तक पीपल्स पार्टी की तरफ से ये होता है कि नजरियाती कारकुनों को, मैं आपको याद दिलाता हूँ, कराची से एक बहुत ही मुतवसत बल्कि निचले मुतवसत तबके के अनवर लालडीन को सेनेट का इन्होंने टिकट दिया और वो होंडा 50 पर सफर करते रहे हैं और अब भी वो उसी पर करते हैं क्योंकि उनके पास गाड़ी और कोई नहीं है और वो सेनेटर हैं, सेनेट के रुकन हैं। और इस तरह से उन्हें जो है वो पार्टी ने इग्नोर नहीं किया बल्कि उनकी खिदमत पर पार्टी उनको दिया है टिकट। तो लेकिन PMLN में अगर दानियाल और तलाल और इसी तरह से और लोग भी हैं जिनको अगर इस तरह से निहाल इन लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है और इनकी सैक्रिफाइसेस को नज़रअंदाज किया जाता है, तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून अपने लिए स्पेस कम करेगी और उसके लिए ये ठीक नहीं होगा। PTI में भी नजरियाती कारकुन, ये जैसे अभी कहा जा रहा था, कौन लोग, ये गौहर खान तो PTI की हुकूमत ख़त्म होने के भी बहुत अरसा बाद आए थे। इस वक्त PTI पर एतजाज अहसन के ग्रुप का कब्जा है, एक लतीफ खोसा है, एक एतजाज अहसन के ये जूनियर हैं जो गौहर खान है पार्टी के अंदर, और इसी तरह से और मुख्तलिफ जगहों से आए हुए लोग हैं
जो इनके अपने लोग थे या तो छोड़ गए या जिन लोगों ने नहीं छोड़ा, उनको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। ठीक है रजी साहब, स्पेसिफिकली अगर हम नून लीग की बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं तजब्जुब का शिकार है इस वक्त, और हमेशा से हर पार्टी में ऐसा ही होता है कि जब भी टिकटों की तकसीम का मामला आता है तो नजरियाती कारकुन को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और नून लीग जरा ये कह रहे हैं कि टिकट ना मिलने वाले उम्मीदवारों को पार्टी ओहदे और सेनेट में एडजस्ट किया जाएगा। तो कितने लोगों को एडजस्ट किया जाएगा और ये जो सिलसिला है नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज करने का, ये कब बंद होगा? देखिए, पहली तो बात यह है कि हमारी सियासी पार्टियों के अंदर जो इक़्तिदार के इर्तकाज़ का रवाज चल पड़ा है, उसी का नतीजा है कि ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नहीं करवाते। अगर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवा दिए जाएं तो ये टिकटों का रौला ही ना पड़े, बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पे अकोमोडेट हो जाएं और वहाँ से नई क़यादत भी उभर के सामने आए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त PMLN को भी उन्हीं हालात का सामना है जो कि PTI को 2018 में सामना था। और उस वक्त PTI के अंदर हर इलेक्टेबल को जहाज में सवार करके लाया जा रहा था, उसके गले में 2 रंग का वो मफलर कह देना चाहिए, वो डाला जा रहा था और उनको PTI का टिकट दिया जा रहा था। उस वक्त PTI के नजरियाती कारकुन नजरअंदाज हुए। अब PMLN का जो अलमिया है वो ये है कि उनके गले के अंदर अदम एतमाद की तहरीक के अंदर जो वादे किए गए थे वो पड़ गए हुए हैं। और ये वादे जो हैं ये जनाब नवाज शरीफ साहब ने नहीं किए थे, ये जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने किए थे। और वो उन लोगों को उन्होंने वोट इधर देने के ऊपर आमादा किया था, पंजाब में भी और वफाक में भी, और उन लोगों ने वोट दिए और उनको अब ऑनर करना है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर कमिटमेंट को ऑनर करने के रवायात जो हैं वो बहुत कम हैं और उसके हवाले से हम सियासतदानों के ऊपर तनकीद भी करते रहते हैं। लेकिन अगर PMLN जो है ये उसकी पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड तो बयान कर दिया आपने, लेकिन उसकी पॉजिटिव साइड ये है कि अगर एक सियासी पार्टी अपनी पॉलिटिकल कमिटमेंट को ऑनर करने के लिए अपने कारकुन को भी कुर्बान करने के ऊपर, और वो कारकुन जो पिछले 5-7 साल से उनका फेस रहे हों, चेहरा रहे हों, जुबान रहे हों, उसको अगर कुर्बान करने के लिए तैयार होती हुई नजर आती है तो हमें इस हवाले से भी उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि वो अपनी पॉलिटिकल कमिटमेंट, वो गलत थी या सही थी, हम इस बहस में जाए बगैर, मेरा ख्याल है वो गलत थी। वो अदम एतमाद अगर आपको इतनी ज्यादा भारी कॉस्ट देनी पड़ रही थी, लेकिन फिर वही बात, ये कमिटमेंट जनाब नवाज शरीफ साहब ने नहीं की थी, ये उनके बिहाफ के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब ने की थी, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाना था, वही उनके गले पड़ी हुई है और जो है वो उसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की इतला यही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब उन लोगों से मिलेंगे जाती तौर पे जिनको टिकट्स नहीं मिल रहे और उनके साथ कुछ वादे वईद करेंगे और उनको अकोमोडेट करने की बात करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो एक्सरसाइज PMLN ने की है वो किसी और पार्टी ने नहीं की टिकटों की तकसीम के हवाले से, और इस तरह से उन्होंने एक दफा फिर अपनी पार्टी को जेल किया है, अपने जो लोग भी उनके सपोर्टर थे उनको बुलाया है, फर्दन नवाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात की है। ये एक्सरसाइज वो अदरवाइज करते तो इसके लिए कई माह दरकार होते, लेकिन इस तरह उन्होंने किया है और उसके बाद वो टिकटों की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। पहले ये आई थी कि आज शाम को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब बात कल पे चली गई है, कल पे जाए, परसों पे जाए या 12 पे जाए, लेकिन बहरहाल ये उस कारकुन की हक तलफी है जो मुसीबत के वक्त जो है वो पार्टी के साथ खड़ा रहा है। सही है। सलमान आबिद साहब, क्या वाकई इलेक्टेबल्स हर पार्टी की जरूरत होते हैं? देखिए, बात यह है कि रिजवान रजी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है कि ना नवाज शरीफ साहब ने कमिटमेंट की थी, ना शहबाज शरीफ साहब ने कमिटमेंट की थी, ना हमजा ने की थी, ये कमिटमेंट आसिफ अली जरदारी ने की थी। तो बड़ी शानदार रवायत कायम कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी की कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि खुद तो उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं की थी। बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात है, अभी एक और कमिटमेंट भी होने वाली है, और रिजवान रजी साहब जरा ये भी सुन लें कि अभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उनके 14 MNA हैं और वहां पर सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी जो PMLN नहीं चाहती, लेकिन किसके कहने पे होगी ये रिजवान रजी को भी अच्छी तरह पता है, मुझे भी पता है, बाकियों को भी पता है। और इसी तरह से उनके कुछ MPAs हैं जो उनके साथ एडजस्टमेंट होने जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि KPK में PTI पार्लियामेंटेरियन के साथ भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी।
तो बात यह है कि सियासी जमातों पर इस तरह का दबाव होता है। जैसे बिल्कुल ठीक कहा रिजवान रज़ी साहब ने, 2018 में पीटीआई के ऊपर यह दबाव था कि आपने इन लोगों को साथ लेके चलना और इनको ही टिकटें देनी है। अभी पीएमएलएन के ऊपर दबाव है कि आपने इन्हीं लोगों के साथ चलना है और इन्हीं जमातों के लोगों को टिकटें देनी है। ये मसला कोई नजरियाती सियासत का नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में वोटर्स की जानिब से कोई सरप्राइज ही ना मिल जाए सलमान आबिद साहब? अलग बात है वोटर सरप्राइज देता है या नहीं देता, लेकिन ये जो कहा जाए, अभी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना नजरियाती कारकुन, तो भाई जिस मुल्क में अब नजरियाती सियासत ही ना हो, वहां नजरियाती कारकुन को सिवाय धक्के के अलावा और क्या मिलना चाहिए, मुझे बताइए ना। ये जो सियासत हो रही है ये किसी असूल और नजरिए की बुनियाद पे थोड़ी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में तो इक्तदार की सियासत है और सब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से रास्ता निकाला जाए और इक्तदार का रास्ता हमवार किया जाए। तो इसलिए अब नजरियाती कारकुनों को भी सोचना चाहिए कि जब उनकी क़यादत और उनकी जमातें ही नजरियाती नहीं रही तो फिर नजरियाती सियासत कहां से आएगी और नजरियाती कारकुनों को कौन हिस्सा देगा। अलबत्ता ये अच्छी बात है जो अभी अपना इन्होंने नजीर गाली साहब ने की है कि पीपल्स पार्टी के अंदर हमें इस तरह की रिफ्लेक्शन नजर आती हैं। लेकिन सर बात यह है कि जहां 600 टिकटें बिकनी हो वहां 4 टिकटें इस तरह से बांट दी जाएं और उसके बाद कहा जाए कि जनाब बड़ी शानदार टिकटें बटी हैं, और बाकी जो 550 टिकटें हैं वो तो उन्हीं फ्यूडल्स को बांटी जाती है ना, उन्हीं ताकतवर लोगों को ही बांटी जाती है ना। वो हर जमात के अंदर होता है, यानी किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा। जो पाकिस्तान का इस वक्त इलेक्टेबल्स हैं वो हर जमात के अंदर इस वक्त काबिज हैं और सियासी जमातें उनके मुकाबले में कमजोर हैं। जैसे भी सुनीला साहिबा कह रही थी, बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं कि भी सियासी अभी हमारे पास ये वक्त नहीं आया कि हम ये कहें कि सियासी जमातें इतनी खुद मुख्तार और इतनी मजबूत हो गई हैं कि वो इलेक्टेबल्स को नजरअंदाज करके टिकटों की तकसीम करें। सारी सियासी जमातों को इलेक्टेबल्स के हाथों ही यरगमाल बनना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, इनके हाथों यरगमाल बनना पड़ता है और ये एक मुगालते में ही है कि हर पार्टी की ये ज़रूरत होते हैं। बिल्कुल इस मुगालते से ना निकल जाना चाहिए और पता नहीं ये सिलसिला पाकिस्तानी सियासत में कब बंद होगा, कब ख़त्म होगा। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की बात करेंगे। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया। सवाल यह है कि पीटीआई इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बजाय सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट क्यों रुजू कर रही है और इसके अलावा अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता है तो पीटीआई के वोट बैंक पर यह फैसला असरअंदाज होगा या नहीं, इस पर हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कागजात नामजदगी जमा कराने का इम्तहान है, कितने उम्मीदवार इसमें पास हैं, कितने फेल हैं। इलेक्शन कमीशन ने कागजात मंजूर या मुस्तरद किए जाने की जो तफसीलात हैं वो जारी कर दी हैं। अपीलें दायर करने का मरला शुरू हो गया। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला कर लिया है और सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बजाय डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से क्यों रुजू कर रही है? रजी साहब, देखिए मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आई। मैं कोशिश करूंगा कि प्रोग्राम के बाद मैं सलमान आबिद साहब से समझ सकूं कि हम माजी के अंदर एक बहुत तलख तजर्बा इस हवाले से रखते हैं। हमारा माजी जो है वो बड़ा मतलब कि हमारी सियासत उससे मुतासर हुई थी और वो था जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मुकदमा, जिसे सेशन कोर्ट में ट्रायल की बजाय उसे डायरेक्ट हाई कोर्ट में ले जाया गया और अपील का एक फोरम जो था वो डिनाई हो गया उनके लिए। और इसी तरह यहाँ पे अपील का फॉर्म दस्तयाब है हाई कोर्ट की शक्ल के अंदर, लेकिन उसको नजरअंदाज करके बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट जाना है। क्या हिकमत अमली इसके अंदर कार फरमा है वो तो वही बता सकते हैं जिन्होंने ये फैसला किया है। और अब तो उनको सरकारी तौर पे जेल में बैठे हुए बानी तहरीक इंसाफ से मशवरावरत की भी सहूलत कानूनी हुक्म के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फराहम कर दी गई है। तो इसलिए वो यकीनन अपनी जो बानी की क़यादत रहनुमाई है उसी के तहत चल रहे होंगे। वो अपना एक फोरम डिनाई कर रहे हैं जो कि बहरहाल उनका लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है ये भी उनका राइट है कि वो बनाए और उसको आगे लेके चलें। मुझे तो इनकी इसके अंदर किसी लॉजिक की समझ नहीं आ रही। हो सकता है उनके पास कोई स्ट्रेटजी हो, जैसे देखें ना आज एक स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने जाके जुबानी गुजारिश की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा साहब को। उन्होंने कहा जी ठीक है आपका केस रख लेते हैं, और जब केस रखा गया तो वो व्लॉगर के सामने और यूट्यूबर के साथ इंटरव्यू देते रहे, अदालत बुलाती रही, वो इंटरव्यू देते रहे, वो अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने मुकदमे की समाअत जो थी वो फिर के लिए मुलतवी कर दी और अब वो भागे फिर रहे हैं कि जनाब हमारा केस लगाया जाए। मैं शोएब शाहीन साहब की बात कर रहा हूँ। तो होता है पार्टियों की अपनी तरजीहात होती हैं। शोएब शाहीन साहब की तरजीहात जो थे वो व्लॉगर थे, यूट्यूबर्स थे, वो उनको टाइम देते रहे। उन्होंने अदालत को
जाके एड्रेस नहीं किया, तो इसी तरह की कोई ये भी तरजीह हो सकती है अच्छा। कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके तो इसको करे। वैसे भी देखिए, ये जो बड़े बड़े लीडर के बकौल इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, अगर उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं तो ये जो वुकला को टिकटें मिली ये तो डिनाई हो जाएंगी ना, फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे, ये तो नहीं लड़ेंगे। तो जो वुकला की क़यादत है इस वक्त, उनकी तरजीह तो यही होगी कि ये जो लीडर हैं ये नाअहल ही रहे अच्छा। और ये ना आए मैदान में और ये पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ ले, वरना इन वुकला का फलूक कहाँ लगना था इन इलेक्शन के अंदर, या इनको किस पार्टी ने टिकट देना था। ठीक है लगारी साहब, एक तो ये कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब फिर से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर, तो क्यों इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बजाय डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और क्या ऐसा करने से तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे पीटीआई के? अच्छा, पीटीआई ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं करना है। पीटीआई ने एक गेम करना है, या तो मजलूम बनना है या मासूम बनना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो मासूम होंगे, वरना मजलूम कहलाएंगे, और ये गेम ही चल रहा है। असल में पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के इदारों को एक ऐसी पार्टी से पाला पड़ा है कि जिसको हर तरफ से खेलना आ रहा है, और क्योंकि उसकी तरबियत की गई थी, बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट ने सालों लगाए भाई, जनरल हमीद गुल से लेकर अब तक इनकी परवरिश की जाती रही। 2018, 2020, 2022 सारे का सारा इनकी ट्रेनिंग होती रही है, और ये करते रहेंगे किस तरह से जो है कौन सा गेम कब करना है और किसको मिलान करना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो ये मासूम कहलाएंगे, जनाब देखें बिल्कुल ठीक से देखा सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया, वरना ये जो है एक मजलूम का वो ले लेंगे, जनाब देखा कितना बड़ा जुल्म हो गया बेचारों के साथ और उनको इंसाफ ही नहीं मिला है। लेकिन इस गेम में इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, इस गेम में इदारे भी शामिल हैं, इस गेम में बहुत से लोग शामिल हैं, और मेरा अब भी ये ख्याल है कि ये जो हम लाडला प्लस कहते रहे हैं वो शायद ऐसे ही था। सही। वो उनके यहाँ भी बहुत ज्यादा स्लोक किसी कैफियत है, और लाडला असल लाडला वही था जिसको ये पिछले 1996 से लेकर अब तक जिनकी परवरिश कर रहे थे। अच्छा। और लाडले अब भी वही है। ठीक है, सलमान आबिद साहब। देखिए, बात यह है कि मैं एक वजाहत कर दूं, आज काफी लोग जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए हैं। ये नहीं है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं है, आज काफी लोगों ने जाके चैलेंज किया, शेख रशीद समेत और भी पीटीआई के बहुत से लोगों ने आज अदालतों में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हैं वहां जाके अपने अपने मुकदमे जो है उनको पेश किया है। पहली बात तो ये इसलिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाना जो है वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो कॉन्टेक्स्ट था ये उस तनाजुर में गए हैं। अब देखते हैं कि 3 तारीख को जब केस होता है तो वो क्या फैसला करते हैं। तो फोरम तो उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का भी इस्तेमाल किया क्योंकि वही राइट फोरम है, और रिजवान रज़ी साहब ने ठीक बात की है कि असल में अगर उनको जस्टिस मिलेगा तो वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट भी उनको वहीं पर रेफर करेगी। ये नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट खुद किसी को अहल करार दे देगी। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना ही जो है ना जरूरत होगी अगर पीटीआई वहां से कोई रिलीफ लेना चाहती है और अगर उनको कोई मिला। अब दूसरी बात यह है कि ये जो कहा जाए कि मजलूम बनना या मासूम बनना, अब ये तो सारे कौमी अखबारात में आया है ना कि 70% से ज्यादा लोगों के कागजात मुस्तरद हुए हैं। तो अब वो कहां जाएंगे मुझे बताइए? वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे और वो अदालतों में जाएंगे बस, और उसके अलावा कहां जा सकते हैं? तो इसलिए वो ये भी देखने की जरूरत है कि इतने बड़े पैमाने पर जब कागजात मुस्तरद हुए हैं, अच्छा अब आप देखिए कि जब तक कन्विक्शन ना हो आप किसी को इंतखाब करने से रोक नहीं सकते। लेकिन यहाँ तो ये है कि अभी इल्जाम साबित नहीं हुआ है, उसके बावजूद लोगों को इलेक्शन करने नहीं दिया जाता है। फिर ये तो अभी लोग अगवा हो रहे हैं, यानी उस्मान डार जो भाई उमर डार साहब वो कहाँ है? अब वो क्यों नहीं पेश कर पा रहे? अभी लतीफ खोसा के जो बेटे हैं खुरम खोसा को गिरफ्तार किया गया, आज तक पता ही नहीं है वो कहाँ गए, कब पेश करेंगे। तो मेरा मतलब है कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो बहुत गैर मामूली हैं। अब मामला तो फिर कोर्ट के अंदर जाएगा। अच्छा, जब चीजें नीचे रिजॉल्व नहीं होंगी, ठीक है, जब चीजें रिजॉल्व नहीं होंगी तो फिर अदालत तक मामला जाएंगे। शनीरा साहब आप क्या राय रखती हैं इस पे? जो नजीर लगारी साहब ने कहा मैं उसके साथ एग्री करती हूँ कि ये जो पार्टी है इसका काम ही
बोलना, प्रोपेगेंडा करना और झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए अदालतों को प्रेशराइज करना, इदारों को प्रेशराइज करना। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट अगर कह देते कि आप जाएं, पहले आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जाएं, तो ये शोर डालेंगे, प्रोपेगेंडा डालेंगे कि हमें इंसाफ नहीं मिला, जैसे 2013 के इलेक्शन के बाद हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट गए कि जी 4 हलके खोले जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप मुतल्लिका फोरम के पास तो जाएं, तो खान साहब ने इल्जामात की बुछार करनी शुरू कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो ये इनके टैक्टिस है। अब बात कर रहे हैं सलमान आबिद साहब के, जी 70% कागजात जो है मुस्तरद हो गए। देखें 7,000 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनमें से 1,000 कुछ कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। पीटीआई ने 2400 जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। पहले तो ये डंडोरा पीट रहे थे कि जी हमें कागजात नामजदगी जमा ही नहीं करवाने दिए जा रहे, फिर इन्होंने मुल्क में सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उनमें से कुछ 600-700 लोगों के रिजेक्ट हुए हैं। तो यानी कि ये 13-14% इनके रिजेक्ट हुए, इनको 800 उम्मीदवार मिल जाएंगे। फिर शेख रशीद साहब पहले तो कहते रहे कि मैं गेस्ट हाउस में ठहरा ही नहीं, अब वो कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं उसका पे करने के लिए। उस्मान डार की वालदा साहिबा जो थी वो डिफॉल्टर थी, 23 दिसंबर को जाके वो टैक्स पे कर रही हैं। इसमें उनका क्या कसूर है जो कागजात मुस्तरद करें? फिर जिन लोगों ने रियासत के खिलाफ बगावत की है, आप कैसे उनको अलाउ कर सकते? क्या ट्रम्प को इजाजत मिल गई है? ट्रम्प को इजाजत नहीं मिल रही है सदारती इलेक्शन लड़ने की। तो यहाँ पे जिन्होंने इदारों पे हमला किया तो उनको कैसे इजाजत मिल जाएगी? रजी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा हूं कि पीटीआई ने टोटल 2434 कागजात नामजदगी पूरे पाकिस्तान में जमा करवाए थे, जिनमें से 284 सिर्फ मुस्तरद हुए हैं और 226 उनके नुमाइंदे जो हैं या नामजद लोग अभी तक मैदान में हैं। ये 70% किसी भी हिसाब से नहीं बनता। ठीक है। और अजीज साहब, बल्ला मिलेगा नहीं, इसकी भी सुनवाई कल होनी है। चेयरमैन पीटीआई ये कहते हैं कि इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे वो, इंतखाबी निशान बल्ला ना मिला तो प्लान ABC मौजूद है। अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर ये जो सारी सूरत हाल है पीटीआई के वोट बैंक पर असरअंदाज हो जाएगी। मेरा ख्याल है, मैं इस मामले में मेरा और इत्तेफाक है जनाबे सलमान साहब से कि बल्ले का निशान मिल ही जाएगा, और अगर नहीं भी मिलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करनी है या एक उन्होंने ट्विटर जारी करना है, और चूंकि उनके सारे लोग ट्विटर के ऊपर मौजूद होते हैं तो वो वोटर उधर ट्रक पे मोहर लगा देगा, जीप पे मोहर लगा देगा। ठीक है, मेरा मतलब है बाल्टी पे मोहर लगा देगा। ट्विटर ब्रिगेड है, ये वोट भी डालेगी। अब इसके बारे में देखना चाहिए कि क्या ट्विटर के ऊपर जो पीटीआई के लोग एक्टिव हैं, उन्होंने 200 अकाउंट बना रखे हैं एक बंदे ने, तो क्या उसको 200 वोट डालने का हक दिया जाएगा या वो एक भी नहीं डालने के जोगा होगा? ये देखना पड़ेगा हमें। ठीक है। लगारी साहब, आपको क्या लगता है अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता है तो फिर क्या ये सूरत हाल पीटीआई के वोट बैंक पर असरअंदाज होगी? बात ये है कि मैं ये सब कुछ नहीं समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की मुक़्तदरा को ये एहसास हो गया था 2022 में कि उनका जो हाइब्रिड रिजीम का वो प्लान है वो फेल हो रहा है, चूँकि उनका डाटा बहुत बुरे तरीके से गैर मकबूल हो गया था। इतना बड़ा गैर मकबूल हो गया था कि लोग उसकी शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। फिर उसकी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए और बहाल करने के लिए ये सारा अमल किया गया है। उसको हर तरह की खुली छूट दी गई, यानी आइन तक को बिल्कुल दोबारा लिखा गया है, सिर्फ उस लाडले के लिए कि दोबारा आइन लिखा गया है जो बात आइन में नहीं थी। आइन का कोई आर्टिकल नहीं कहता था, आइन की कोई शिक नहीं कहती, वो तक किया गया है कि जहाँ जी आपकी ना तो आपका वोट गिना जाएगा ना आपकी सीट बाकी रहेगी। यहाँ तक हुआ है इस मुल्क के अंदर। तो इदारे हमेशा और उनमें बैठे हुए लोग वो सहूलतकारी करते रहे हैं, और एक नहीं 50 सहूलतकारियां उनकी गिनवाई जा सकती हैं जो अब तक हो रही हैं। सिस्टम कह रहा है कि जनाब 9 मई हुआ, ये कहा जा रहा है कि 9 मई को कयामत की सूरत हाल थी। ये हमने खुद सारा दिन बैठकर सुनते रहे थे किस तरह से हमले हो रहे हैं, किस तरह से आग लगाई जा रही है। उसके बावजूद वहां से ये बात आ गई, भाई वो ऐसी बात नहीं थी, इसमें तो बेल भी हो सकती हो और कोई और चीजें भी हो सकती हैं। यानी अब इस तरह का नुक्ता नजर भी चल रहा है। फिर साइफर ने तो पूरे मुल्क को उलट पलट के रख दिया था, और साइफर में बेल हो गई है और उनको सारी सहूलतें अब भी हासिल हो रही हैं, ये और बढ़ेंगी। और मेरे ख्याल में ये सारे कागजात भी बहाल हो जाएंगे, इनको इलेक्शन लड़ने का भी मौका मिलेगा। और इनकी मकबूलियत को 2 तरीके से किया गया कि भाई मजलूम है और नहीं भाई मासूम है। ये दोनों चीजें राइज की गई हैं और राइज हो चुकी हैं। इस्टेब्लिशमेंट को उसका लाडला वापस मिल जाएगा, फिर हाइब्रिड रिजीम को जैसा चलाना हो चलाया जाएगा।
अच्छा ठीक है, शनीला साहिबा आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता है बल्ले का निशान तो क्या वोटर अपसेट होगा, वोट बैंक पर असरअंदाज होगा ये फैसला? देखिए वोटर कंफ्यूज जरूर होगा क्योंकि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और यहाँ पे हर किसी ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई है, तो उस वक्त किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इमरान खान का अप्रूव करदा उम्मीदवार कौन सा है। और बहुत से लोग और एक एक हल्के में 10-10 12-12 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, तो उसकी वजह से वोट डिवाइड होने का खतरा है। लेकिन मुझे लगता है कि बल्ले का निशान मिल जाएगा क्योंकि आज गौहर खान साहब ने अपनी अर्जी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जैसे डाली है ना कि उनको कहा है कि हम तो आपके खिलाफ ही नहीं, हमारे चेयरमैन ने तो कभी आपके खिलाफ बात की ही नहीं, हमने तो कभी किसी इदारे के सरबराह के बारे में कुछ बोला ही नहीं। हालांकि इसी मुल्क के अंदर 9 मई हुआ है, इसी मुल्क के अंदर जनरल बाजवा को मीर जाफर मीर सादिक कहा गया है, तो वो अपनी अर्जी डाल रहे हैं। हो सकता है कि उनकी अर्जी मंजूर हो जाए फिर उस लाडरे को एक्सेप्ट कर लिया जाए। अच्छा ये ऑप्शन है अभी भी? अभी नजीर लगारी साहब ने कहा है ना कि वो तो लाडला प्लस है, तो हो सकता है इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। जैसे आज अर्जियां डाली जा रही हैं और जिस तरह से बात की जा रही है और अपने आप को सबसे ज्यादा ये अहल साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हमसे ज्यादा तो एस्टेब्लिशमेंट का साथ वफादार कोई और जमात है ही नहीं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सलमान आबिद साहब क्या लगता है नहीं मिलेगा अगर बल्ले का निशान? पहली बात तो ये कि जिस तरह से आप भी ये कहते आए हैं कि बल्ले का निशान बिलाखिर मिल ही जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या वोटर जो है वो अपसेट होगा, वोट बैंक पर असरअंदाज होगा ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? मैं तो अभी भी कायम हूँ इस बात के ऊपर जो रिजवान रजीक साहब ने बात की कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ये मामला जाएगा तो बल्ले का निशान मिल जाएगा। अब जहां तक सुनीला साहिबा ने अर्जी की बात की है तो एक अर्जी शहबाज शरीफ साहब भी डालते रहे माशाल्लाह, 16 माह जो चापलूसी उन्होंने की है इस एस्टेब्लिशमेंट की, और वो भी हमारे सामने, और माजी में नवाज शरीफ साहब भी करते रहे। अगर उस चापलूसी की कहानी सुननी है तो सरदार अख्तर मेंगल साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, वो सुन ले कि किस तरीके से जो है ना हमारे यहाँ। देखिए मसला इमरान खान का नहीं है, हर सियासी जमात, मैंने आपको शुरू के पहले सेगमेंट में कहा था कि हर सियासी जमात एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती है। आप जरा आसिफ अली जरदारी साहब से कहें जरा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करके सुनाएं, किसी और को कहें, जरा नवाज शरीफ साहब को कहें, मरियम को कहें, आप इमरान खान को कहें, कोई भी सियासी जमात जो है बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट से टकराव जब लेती है उसको पता होता है कि उससे नुकसान होता है, और उसके बाद वो नुकसान होता भी है, फिर वो एक बयानिया भी बनता है। नवाज शरीफ साहब ने भी बयानिया बनाया, पीपल्स पार्टी ने भी, जरदारी साहब ने जब ईंट से ईंट बजा देने की बात की तो फाइनली क्या किया, वही किया ना जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेला जा सकता था। तो ये सारी सियासी जमातें यही कुछ करती है। अगर बैरिस्टर गौहर ने बात की है तो मेरे लिए कोई गैर मामूली बात नहीं है, क्योंकि सियासी जमातों की एक तारीख है हमारे सामने। खासतौर पे मैं जरा पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ बेनजीर भुट्टो का और जुल्फिकार अली भुट्टो का, वरना जरदारी साहब ने तो माशाल्लाह वही सियासत की है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर की जाती है। और नवाज शरीफ का भी उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया था, आपको याद होगा, वो पीडीएम से बाहर आ गए थे, वो जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, हम तो एस्टेब्लिशमेंट से टकराव नहीं चाहते, और आज भी वो नहीं चाहते, और बीएमएलएन भी नहीं चाहती। शहबाज शरीफ मौजूद है ना, सही है। यानी जिस तरफ भी देखिए ना एक दौड़ सी जारी है, और अगर नए साल में बात की जाए कि क्या तब्दीली होगी तो महज हिंसे की तब्दीली के साथ जो है माजी के अजाब में मेरे ख्याल से तो कोई कमी वाकई नहीं होने वाली है। नए साल में कौम नए सदमात और नए नए खेल तमाशों के लिए तैयार हो जाए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह।